नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज हम देश की बात में बात करेंगे उस संशय की जो अभी तक छाई हुई है। आपको याद होगा जब लॉकडाउन 1 लागू किया गया था तब दो तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया था। एक तो प्रयोग के तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया था 1 दिन की लॉकडाउन की, और उसके बाद फिर से लॉकडाउन प्रथम की शुरुआत हुई थी। तब कोरोना के मरीज 907 थे हमारे देश में और आज लगभग 1 लाख के करीब हो रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन 4 में ढील दी गई है। ढील देने के बाद किस तरह की स्थिति है, आज हम उन आंकड़ों की जानकारी लेंगे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हर दिन के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 3 और 4 हजार का आंकड़ा पार करके अब ये संख्या एक दिन में 5,000 के आंकड़े को भी पार कर गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे टेस्टिंग शुरू होगी वैसे वैसे ये आंकड़े बढ़ेंगे और आज वही हो रहा है। ऐसे में क्या सरकार वाकई सही कदम उठा रही है, क्या सरकार वाकई सही दिशा में है, ये आज समझने की कोशिश होगी देश की बात में। लेकिन इस बीच कोरोना के आंकड़ों की हम बात करें तो संक्रमितों का आंकड़ा इस वक्त सबसे ऊपर है। लॉकडाउन 4 की शुरुआत होते ही संक्रमण भी बढ़ने लगा है। तो क्या समझा जाए कि लॉकडाउन ही एक विकल्प था या लॉकडाउन पहले लागू कर दिया गया और तैयारी बाद में की जा रही है? इन तमाम चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और लॉकडाउन 4 की जब बात चल रही है तो पहले तीनों चरणों के मुकाबले देशबंदी के चौथे स्टेज में काफ़ी कुछ बदला है। पहले के मुकाबले बंदिशें काफ़ी कम हुई हैं, साथ ही राज्यों को भी पहले के मुकाबले ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। यहाँ तक कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का फैसला भी राज्यों पर छोड़ दिया गया है। लेकिन ये सब कुछ धरातल पर कितना प्रायोगिक है, या फिर वाकई जैसे कई नेताओं ने कहा था कि लॉकडाउन नहीं बल्कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा, तो क्या वाकई अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है और तमाम मुश्किलों का सामना हर दिन करना है? ये आज हम समझने की कोशिश देश की बात में करेंगे। इस बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों को कम नहीं करेगा। ये दिशा निर्देश क्या हैं? क्या वाकई इतने सारे दिशा निर्देश हो गए हैं कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पालन किया जाए, क्या नहीं पालन किया जाए? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जो संदेश दिया गया है केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के द्वारा, उस संदेश में किस तरह की बात कही गई है ये भी हम आपको बताएंगे। और इन तमाम खबरों के बीच जो सबसे बड़ा डर है वो अब मुंह बाय हमारे सामने खड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खतरे में है। देश बिल्कुल आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है और एक अनुमान के हिसाब से 13 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। तो अब क्या समझा जाए कि हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें अंधेरा ज़्यादा है, रोशनी कम। अंधेरे और भविष्य की बात हो रही है तो इस वक्त यदि आप सड़कों पर, जबकि लॉकडाउन 4 में ढील मिली है, आप सड़कों पर निकलें और तस्वीरें यदि आप देखें, अगर आप टेलीविज़न नहीं भी निकल रहे हैं और टेलीविज़न की स्क्रीन्स को देख रहे हैं तो लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे मजदूर पैदल ही घर की ओर चल पड़े हैं। और ये तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ये कारवां रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये काफिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सियासत अपनी जगह पर है, सियासत का विद्रूप चेहरा अपनी जगह पर है, सियासत की जिसको कहा जाए बेशर्मी अपनी जगह पर है और ये सच्चाई अपनी जगह पर है। तमाम मजदूर आज भी सड़क पर रहे, घर जाने की उम्मीद लगाए हुए, भूखे प्यासे। और इसके अलावा वो तस्वीरें भी आईं जब कई मजदूरों की आज भी मौत हो गई। उधर अहमदाबाद में पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प हुई, आंसू गैस तक उन पर फेंका गया और इसकी वजह से वहाँ पर क्या स्थिति बनी है ये भी हम आपको दिखाएंगे। उधर हरियाणा यूपी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए हैं। प्रवासी मजदूरों के अलावा सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है इन्हें घर तक पहुंचाना, उसको लेकर सरकारें कितनी तैयार हैं ये भी देखेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सियासत भी इन पूरे मसलों पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी एक सियासी चेहरा सामने आया है, 2 सियासी बयान सामने आए हैं।
कौन सच है कौन झूठ है, एक दूसरे पर सवाल उछाले जा रहे हैं। इसके पहले निर्मला सीतारमण और राहुल गांधी के बीच की जुगलबंदी भी आप देख चुके हैं। आज हम आपको प्रियंका गांधी और योगी की जुगलबंदी दिखाएंगे। इस बीच एक खबर आई थी कि कई जो मजदूर उत्तर प्रदेश में जो मर गए थे, उसमें कई ऐसे भी मजदूर थे जो घायल थे और उन्हें एक पॉलिथीन बैग में पैक करके और यूं ही घायलों के साथ मृतकों को भी भेजा गया था। उन सभी तस्वीरों की, उन सभी खबरों की सच्चाई भी आज आपके सामने होगी। इन सबके बीच, इन तमाम नाउमीदी के बीच भी उम्मीदें भी हैं और इन उम्मीदों से हम कितने उम्मीद बांध सकते हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। सरकार के जो तमाम आंकड़े दिए गए हैं, सरकार के जो तमाम राहत की घोषणाएं हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। इतनी सारी घोषणाएं हैं और इतना सब कुछ उलझा हुआ है कि उसमें वाकई आप तक कितना पहुंचेगा ये समझना और अपने आप में एक पेचीदा सवाल है। इसको आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। उधर सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं में छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और किस तरह के नियम होंगे ये भी आपको दिखाएंगे। आज बहुत दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया है। बदले बदले से तमाम जो सरकार है यानी कि जजेज हैं वो नज़र आए हैं, उन पर भी एक नज़र रहेगी हमारी। उधर कोरोना के अलावा जो चीज़ हाल फिलहाल में देश को डरा रही है वो है बंगाल की खाड़ी में उठा अम्फान तूफान। कहते हैं कि समस्याएं अकेले नहीं आती, मुश्किलें जब भी आती हैं कई एक के बाद एक कई मुश्किलें आती रहती हैं। अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल गया है और इसके चलते ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट तो कर दिया गया है, लेकिन किस तरह की नुकसान की उम्मीद है, किस तरह की नुकसान की आशंका है, किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा, इस पर अभी सरकारें विचार कर रही हैं। उधर दुनिया की यदि हम बात करें तो कोरोना से दुनिया भी जूझ रही है और इसी बीच चीन और WHO की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत सहित दुनिया के करीब 62 देश कोरोना पर WHO से जवाब मांग रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए WHO ने क्या किया है, किस तरह के कदम संस्था की ओर से उठाए गए, ये सब कुछ तमाम देश WHO से जानना चाह रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि अब WHO की जो पवित्रता थी, सैंटिटी थी, WHO की जो विश्वसनीयता थी, उस पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसको आज हम जांचने की कोशिश करेंगे। उधर इन तमाम खबरों के बीच हम आपको आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को तो दिखाएंगे ही और इसके अलावा एक ऐसे सितारे को भी याद करेंगे जो हमारी आंखों का तारा है। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और सबसे पहले आपको दिखा दें कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या किस तरह से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 5,242 नए मामले सामने आए हैं और 157 लोगों की मौत की खबर है। ये अब तक एक दिन में संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 96,169 हो गया, लगभग 1 लाख। देश में कोरोना के 56,316 सक्रिय मामले हैं, वहीं 36,824 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के कारण देश में अब तक 3,029 लोगों की मौत की खबर है और यह आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। जब लॉकडाउन लागू हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी सबके सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि बस यही एकमात्र रास्ता है कि हम इस संक्रमण को अपने से दूर कर सकें और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद दूसरा लॉकडाउन आया, तीसरा लॉकडाउन आया और अब चौथा लॉकडाउन आ चुका है, पर संक्रमण खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कोरोना से केवल हमारा देश ही लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या लॉकडाउन का कोई लाभ नहीं हुआ, और यदि लॉकडाउन का लाभ हुआ तो आखिर ये आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं। कुल मिलाकर यदि देखें तो लॉकडाउन के 50 से भी अधिक दिन पूरे हो गए हैं और देशबंदी का चौथा फेज यानी चौथा चरण भी शुरू हो गया है, जो अब 31 मई तक चलेगा।
जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन के चौथे चरण में नियमों में काफी बदलाव हुआ है और नए रंग रूप के साथ चौथा चरण शुरू हो भी गया। सबसे बड़ी छूट दुकानों और बाजारों को मिली है। 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के बाद पहली बार कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानें खुल सकेंगी, बशर्ते जिला प्रशासन इसकी इजाजत दे दे। हालांकि दुकानें और बाजार खुलने और बंद होने का वक्त पहले से तय रहेगा। परिवहन और तमाम दूसरी सेवाओं में भी कई तरह की ढील दी गई है। हालांकि कुछ सेवाओं को अभी भी प्रतिबंधित रखा गया है। रेल और हवाई सेवा, मेट्रो पर अभी भी रोक जारी रहेगी। कुल मिलाकर एक नजर डालते हैं लॉकडाउन 4 में क्या कुछ खुल रहा है, क्या कुछ आपको मिल रहा है, किस पर अभी तक पाबंदी है। इसके बाद इस बात के पर विचार करेंगे कि क्या लॉकडाउन से कोई लाभ हुआ भी या नहीं। लॉकडाउन पार्ट 4 में काफी कुछ बदल गया है। देशबंदी के पहले 3 चरण के मुकाबले चौथे स्टेज में काफी रियायतें दी गई हैं। हालांकि कई तरह की पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी। लॉकडाउन 4 में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ही उड़ानों का संचालन होगा। सभी यात्री ट्रेनें और मेट्रो बंद रहेंगी। मजदूरों की घर वापसी के लिए सिर्फ श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेनें ही चलेंगी। राज्यों के अंदर बस चलाने के लिए जिला स्तर पर फैसला लिया जाएगा। वहीं अंतर्राज्यीय बस संचालन के लिए संबंधित राज्य आपस में बैठकर तय करेंगे। 31 मई तक शॉपिंग मॉल्स पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। हालांकि शॉपिंग मॉल्स के बाहर सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। सभी तरह के बाजार खोले जा सकेंगे। हेयर सैलून और स्पा खोलने की भी इजाजत मिल गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण में ई कॉमर्स कंपनियों से जरूरी और गैर जरूरी चीजों की डिलीवरी भी हो सकेगी। लेकिन दुकानों में एक बार 5 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। दुकानों के खुलने और बंद होने का वक्त तय होगा। साथ ही सरकारी गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। कंटेनमेंट जोन में दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो लॉकडाउन का चौथा फेज 18 मई से 31 मई तक चलने वाला है। अब तक 3 फेज में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से 3 मई तक और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। पहला फेज 21 दिन का रहा। इसमें सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी। दूसरा फेज 19 दिन का रहा। इसमें हॉटस्पॉट यानी रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की इजाजत मिली। तीसरा फेज 12 दिन का था। इसमें हॉटस्पॉट को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की इजाजत मिली। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बसें चलाई गई। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई। वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वापसी की शुरुआत भी की गई। अब ये चौथा चरण है। लेकिन एक बात देखने वाली है कि पहले चरण की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं की, दूसरे चरण की भी घोषणा प्रधानमंत्री ने की, तीसरे चरण में वो सामने नहीं आए। तब तक आलोचना शुरू हो चुकी थी लॉकडाउन करने की या लॉकडाउन की प्रक्रिया की। चौथे चरण में तो वो बिल्कुल भी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि जानकारी आपको दे दी जाएगी। पहले चरण में लॉकडाउन की जब घोषणा हुई थी तब मुख्यमंत्रियों से कोई बातचीत नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री ने स्वयं ही घोषणा कर दी थी। दूसरे चरण के समय प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कॉन्फ्रेंस किया था क्योंकि इसकी आलोचना हुई थी। तीसरे में भी कॉन्फ्रेंस हुआ और चौथे में भी कॉन्फ्रेंस हुआ। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए एक एक करके दुकानें तो खोली जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से हल ढूंढा जा रहा था लॉकडाउन के माध्यम से, वैसी सफलता बिल्कुल भारत को नहीं मिली, जिसकी वजह से तमाम तरह के सवाल उठने लगे। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि लॉकडाउन के लिए जो पूरी प्रक्रिया, जिस तरह से इसका पालन करवाना चाहिए था, जिस तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे, वो सब कुछ ढंग से नहीं किया गया। कई ऐसे भी देश रहे जहां लॉकडाउन नहीं रहा, उसके बाद भी कोरोना का प्रसार नहीं हुआ। भारत में दुनिया का वैसे सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ाया गया है। एक तरह से इतना लंबा लॉकडाउन किसी भी देश में अभी तक लागू नहीं किया गया था, खासकर इतनी बड़ी आबादी के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश पहले ही दिए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की। लॉकडाउन 4 के लिए जारी गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियों की
पूरी तरह से छूट होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। वैसे कंटेनमेंट जोन के बाहर भी राज्य सरकारें चाहें तो जमीनी परिस्थितियों के आकलन के आधार पर कुछ अन्य गतिविधियों पर रोक और कुछ को छूट दे सकती हैं। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने पूरे देश में सारी गतिविधियों की इजाजत यूं दे दी है। इसमें न तो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, न ही किसी तरह की सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। देशव्यापी बंद के चौथे चरण में और क्या क्या छूट मिली और कहां-कहां पर रोक जारी रहेगी, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप इसको भी जरूर ध्यान में रखें कि जिस वक्त उद्योगों को इजाजत दी गई है, उसी वक्त मजदूर यहाँ से वापस गाँव की ओर लौट रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी कुछ बदला है। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति मिली है। बस अड्डों पर कैंटीन भी शुरू की जा सकेगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की दुकानें भी खुलेंगी। हालांकि रेस्टोरेंट्स में बैठने की इजाजत नहीं होगी। होटल और बार पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी खोला जाएगा। लग रहा है आज से खुलेगा, थोड़ा राहत मिलेगा। अभी तक तो बहुत परेशान में थे, आज से खोल रहा हूँ। इतना दिन तक तो बहुत परेशानी में थे, मगर किसी तरह लेन देन करके कैसे कैसे काम किया हूँ। आज से थोड़ा राहत मिला है तो अभी खोल रहा हूँ। अच्छा है, खुल गया, अच्छा है। इसमें कुछ हम लोग को हेल्प होगा, कुछ 1-2 पीस बिक्री हो जाएगा। अभी आज तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ, कुछ बिक्री हो जाएगा तो थोड़ा राहत मिलेगा। अभी तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। दुकान खोलने के साथ ही ये लगा कि अब अपना कमा से कुछ खा पाएंगे, लेकिन 2 महीना में जो हुआ है हाल अब हम लोग जानते हैं। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, हाथ में से ग्लव्स लगा रखे हैं। गवर्नमेंट जो लिया वो अच्छा ही लिया, क्योंकि सबके भला के लिए लिया है। इसमें कोई अति नहीं है, गलत तो नहीं लिया, लेकिन परेशानी जो परेशानी ही है। सेंट्रल ने तो बोल दिया कि रात 7 बजे से ले सुबह 7 बजे तक आपको कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद अभी राज्य में कैसे क्या रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इसके लिए भी क्या रिपोर्ट आ रहा है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कुछ पता नहीं चल रहा है। पहले तो ऑरेंज था, अब रेड हो गया। उसके बाद अभी क्या इसमें है वो भी पता नहीं चल रहा है। उसके बाद हम लोगों का जो अभी सेंट्रल ने फिर बढ़ा दिया 31 तारीख तक। अब ये भी एक टेंशन वाला बात है। फिर भी उसके बाद अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, क्या दीदी क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग खुलना चाहते हैं। अब स्टाफ लोगों का वेतन तनख्वाह उनका देना है। 1 महीना का तो दे चुका है, अगला महीना इस बार भी कुछ अगर नहीं खोल पाएंगे तो फिर आगे तो हम दे नहीं पाएंगे। कोरोना के कारण 31 मई तक जारी देशबंदी में स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान नहीं खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, जिम, थिएटर और ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान किसी तरह का धार्मिक जमावड़ा, राजनीतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत होगी, तो वहीं अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकेंगे। पब्लिक और वर्क प्लेस में मास्क लगाना जरूरी होगा। सरकारी और निजी दफ्तरों में लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की भी आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चौथे चरण के लिए जारी गाइडलाइन में आरोग्य सेतु ऐप के लिए अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बार कहा गया है कि दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता की एक कोशिश रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप हो। लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि वो मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और एम्बुलेंस की आवाजाही होने दें। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर तमाम तरह के विवाद उठे थे और ये कहा गया था कि हैकर्स इसको हैक कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने इससे इनकार किया था, लेकिन हैकर्स ने इस बात की ताकीद की थी कि इसे हैक किया जा सकता है और इससे आपकी निजता को संकट है। इसके बाद से सरकार ने इसकी अनिवार्यता पर जो एक तरह से मुहर लगाई गई थी उसे हटा दिया।
उधर कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से देश भर में फैलता जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम तरह के दिशा निर्देश भी हैं और बहुत कुछ राज्यों पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द अपने अपने राज्य के जोनों का वर्गीकरण करें। शुरू के 3 लॉकडाउन में केंद्र सरकार के पास ज्यादा अधिकार थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ज्यादा अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों के जरिए देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रदेश की स्थिति के मुताबिक नियमों में ढील या सख्त पाबंदी लागू कर सकते हैं। कोरोना महामारी से निपटने को लेकर राज्य सरकारें लगातार केंद्र से अधिक अधिकारों की मांग कर रही थीं। उनका कहना था कि वो खुद फैसले नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि सारे फैसले केंद्र सरकार की ओर से ही आ रहे हैं। राज्यों की सबसे बड़ी शिकायत कोरोना संक्रमण को लेकर जोन तय करने पर थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के व्यापक दिशा निर्देश तो तय किए ही हैं, लेकिन इसे किस तरह से और किस हद तक लागू किया जाना है, ये फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। यानी अब कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही ज्यादा होगी। राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय कर सकेगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही ना हो, इसका सख्ती से पालन कराना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा। तो थोड़ी छूट तो मिलनी चाहिए। रात तो कम से कम 2 महीने हो गए हम लोग ऐसे। आदमी कब तक घर से बैठ के किराया देगा कि बच्चे पालेगा, क्या करेगा? थोड़ी रियासत देनी चाहिए कि जिला सरकार को, कि मतलब चलाने की इजाजत देगा तो बेटर है। नियमों का हर नियम को पालन करें, कौन सारी बैठाएंगे और क्या, एक सारी अपना बिल्कुल कायदे कानून से अपना। अभी जो दौर गुजर रहा है सर, बहुत ही परेशानी वाला है। हम तो सर यही मानते हैं ऑटो चलना चाहिए और सवारी जो है ना गाड़ी में 1 से 2 सवारी अलाउड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सिंगल सवारी भी मान लीजिए नहीं मिलती। कोई परिवार वाला प्रवासी है, जा रहा है या आ रहा है, तो उसके पास ऑटो चलना चाहिए सर। लेकिन कुछ नियम भी चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही आदमी है ओवरलोड करके फुल करके चल रहा है और एक ही आदमी है कि वो 2 लेके जा रहा है तो उसको भी परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। ऑटो चालू हो जाएंगे तो ये आएगा, खर्चा पानी थोड़ा चल जाएगा। सवारी तो होगी नहीं, वही है कि 100-200 का काम हो जाएगा। उससे अपना मकान मालिक परेशान करते हैं। वो किराए के लिए, किराए भाड़े के लिए कुछ तो होगा। मकान मालिक बहुत ज्यादा परेशान करता है। खाने पीने का, बच्चों का दूध पानी का खर्चा चलेगा। मतलब स्पष्ट है कि अब राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन तय करेंगे कि लॉकडाउन 4 की स्थिति और स्वरूप कैसा हो। पिछले 3 चरणों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार की इस बात के लिए आलोचना की थी कि वो राज्यों पर अपनी कई पाबंदियां थोप रही हैं और राज्यों को अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी पिछली बैठक में साफ कर दिया था कि वो अगले लॉकडाउन की घोषणा में राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों का ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4 में बड़ी छूट देते हुए रोडवेज और निजी बसों को चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू रहेगी। राज्य के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु लोगों को 31 मई तक कर्नाटक में आने की अनुमति नहीं होगी। बसों में एक बार में केवल 30 यात्री ही सफर करेंगे और मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। बस का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। अंतर्राज्यीय परिवहन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। केवल आपात स्थितियों में ही इसकी अनुमति होगी। लेकिन लॉकडाउन 4 में छूट के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो ज्यादा अधिकार दिए हैं, फिर भी राज्य सरकारें एक दायरे में ही फैसले ले पाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को इस बारे में लिखा है कि लॉकडाउन 4 के दौरान राहत तो जरूर दी गई, लेकिन राज्य सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को दरकिनार करके प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकती हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। गृह सचिव ने इस संबंध में राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में व्यापक छूट दिए जाने के बावजूद राज्य या संघ शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि अगर राज्य चाहें तो कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन पाबंदियां हटा नहीं सकते।
ये आपसे खतो किताबत चल रही है, एक दूसरे के किस तरह से दिशा निर्देश का पालन कराना है, नहीं कराना है, किस तरह की स्थिति पैदा करनी है, इन सब कुछ चल रहा है। राहतों की घोषणाएं हो रही हैं, नेता सामने आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए यूं बांट दे रहे हैं जैसे कि खजाना भरा हुआ है और हर एक आदमी के घर में ये खजाना पहुंचने वाला है। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई ऐसी है जो हम सबको शर्मिंदा कर रही है। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर अब गुस्से में आ रहे हैं। गुजरात में लगातार 5वीं बार प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल मचाया। अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में पैदल घर से निकले मजदूरों को पुलिस ने रोका तो भीड़ आक्रोशित हो गई, जो लाजिम था। मजदूरों ने पुलिस पर पथराव शुरू किया, गाड़ियां तोड़ दी। उधर हरियाणा यूपी बॉर्डर पर भी घर वापस लौट रहे मजदूरों को भी यूपी पुलिस ने रोक दिया। मजदूरों को घर वापसी की गुहार लगाते हुए कहा गया कि किसी तरह एक बार घर चले जाएं, अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। ये मजदूरों की आवाज़ है, ये उनका दर्द है, जो कि वो जब आप कभी सड़कों पर निकलें तो आप देखेंगे वो नंगे पांव चल रहे हैं, वो बिना रुके चल रहे हैं, वो बिना खाए पिए चल रहे हैं, बच्चों को हाथ में लिए पैदल बच्चे चल रहे हैं, महिलाएं चल रही हैं, मजदूर चल रहे हैं। सरकारें तमाम दावों के बाद भी सो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। अहमदाबाद में प्रवासी और प्रवासी मजदूरों के बीच घर वापसी को लेकर झड़प हो गई है। गर्मा गर्मी के बाद मजदूरों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। इस पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। हंगामा कर रहे श्रमिकों ने 2 वाहनों में तोड़फोड़ भी की। सभी मजदूर अपने गृह राज्य वापस जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो इन्होंने पथराव शुरू कर दिया। प्रवासी मजदूरों की दिक्कत किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। कमोबेश हर प्रदेश में उनकी स्थिति बदहाल है। राज्य सरकारें उन्हें घर भेजने की व्यवस्था तो कर रही हैं, लेकिन श्रमिकों की भीड़ के आगे सारे इंतजाम नाकाफी हैं। मजबूर होकर मजदूर पैदल घरों की ओर निकल रहे हैं। ऐसा ही कुछ मंजर हरियाणा यूपी बॉर्डर पर भी देखने को मिला। काफी संख्या में इकट्ठे होकर प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए हरियाणा से निकले, लेकिन उन्हें यूपी से लगते बॉर्डर पर रोक लिया गया। वो सोनीपत जिले से होते हुए हरदोई के लिए निकले थे। मजदूरों का कहना था कि उन्हें अपने घर वापस जाना है, इसलिए बॉर्डर पार करने की अनुमति दी जाए। बच्चे हैं छोटे छोटे सर, और हमारे को कहीं भी पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ से रपटाते हैं, कहते हैं वहाँ वापसी जाओ जहाँ से आए हो। बताओ ये बच्चे हम कहाँ को लेके जाएं, छोटे छोटे। हमारी सुविधा करें, जहाँ से मर्जी, जहाँ से हमारे हरदोई जिला को सरकार भेजे, नहीं तो हम लोग अपना जान खोने पे तैयार हो जाएंगे। सीधे मोदी सरकार को बोलेंगे हमारी सुविधा करे। अब भुखमरी लगी हुई है, कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। 8-10 दिन चलते चलते हो गए, पैर साले सूज गए थे, आले पड़ गए, क्या करूं। और जहाँ जाता हूँ तो यहाँ बॉर्डर पे आया हूँ, यहाँ पुलिस मार मार के डंडों से भगा रही है। बहुत मारा है, सब मार मार के बोलती है जहाँ से आए वहीं जाओ। अब वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मकान मालिक मारता है, बोलता है जहाँ यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। क्या है, मेरे पास छोटे छोटे भी बच्चे हैं, कहीं काम धंधा लगता नहीं है, बच्चे को खाने पीने की बड़ी परेशानी हो रही। वहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले नहीं देते हैं। श्रमिकों की सकुशल और सुरक्षित घर वापसी को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, दलीलें हैं, लेकिन मजदूरों की मजबूरी ये है कि उनके पास न तो जेब में पैसे हैं और न ही खाने का कोई इंतजाम। किराया न देने पर मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है, लिहाजा सर के ऊपर छत भी नहीं बची है। ऐसे में मजदूर जाए तो कहाँ जाए? उनके पास घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, फिर चाहे वो सरकारी मदद से संभव हो या फिर पैदल चलकर। लाठियां और गालियां खाकर भी पूरे देश में मजदूर बस चलते ही जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर रही हैं। वहीं सरकारी अमला अक्सर पत्थर दिल बन के इनके साथ अमानवीय व्यवहार करता नजर आ जाता है। कुछ ऐसा ही यूपी के औरैया में सड़क हादसे का शिकार हुए झारखंड के मजदूरों के साथ हुआ। इस दर्दनाक हादसे में मारे गए मजदूरों के शव जिस ट्रक पर रखकर झारखंड के शहर बोकारो भेजे जा रहे थे, उसी ट्रक पर शवों के साथ ही हादसे में घायल हुए मजदूरों को भी बिठा दिया गया। शवों से आ रही तेज दुर्गंध के बीच बैठे घायलों की तस्वीर को जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, तब जाकर यूपी का सरकारी अमला हरकत में आया। आनन फानन में बोकारो जाने वाले ट्रक के साथ ही बंगाल जाने वाले 2 ट्रकों को संगम नगरी प्रयागराज में दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर रोका गया। करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद सरकारी अमले ने वहां एम्बुलेंस का इंतजाम कराया।
हद होती है लापरवाही की भी। लेकिन ये मजदूर हैं, इनका दर्द सुनने वाला कौन है? न राजा, न रानी, न संतरी, न मंत्री। घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस चलाने की कांग्रेस की पेशकश को योगी सरकार ने स्वीकार कर लिया। प्रियंका गांधी की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम करने की पेशकश करने के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने उनसे बसों की लिस्ट मांगी है। इसे कहते हैं सियासत। इस संबंध में सरकार के अपर मुख्य सचिव ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखते हुए सरकार की सहमति की जानकारी दी। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका को चिट्ठी लिखकर बताया कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों के संबंध में उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। पत्र में आगे लिखा गया है कि प्रियंका तुरंत 1000 बसों की सूची और उनके चालक परिचालक की डिटेल्स को सरकार को उपलब्ध कराएं, जिससे कि इनका उपयोग प्रवासी मजदूरों के लिए हो सके। इस चिट्ठी से कुछ वक्त पहले ही प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर यह आरोप लगाया था कि वो बसों की व्यवस्था करने की उनकी पेशकश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि औरैया में जिस तरह से मजदूर मरे हैं उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर जाती है, क्योंकि वो झूठ मूठ में इस तरह के वायदे कर रही है। उधर कोरोना वायरस महामारी और इसे रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की हालत बदतर हुई है। इसी क्रम में दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैश ने आशंका जताई कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन का भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ चुकी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत अब तक की सबसे भीषण मंदी के दौर से गुजरेगा। यहाँ एक और अध्ययन में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के चलते देश में करीब 13.5 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में है। नौकरी जा सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है और करीब करीब इतने ही लोग, इतना ही नहीं, 12 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में होंगे या उससे भी नीचे। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर में गोल्डमैन शेयर्स के पहले अनुमान के 20% की तुलना में 45% की गिरावट आएगी, जबकि तीसरी तिमाही में 20% की मजबूत रिकवरी होगी। चौथी तिमाही और अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए विकास दर अनुमान 14% तथा 6.5% पर बरकरार रखा गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डमैन शेयर्स के अर्थशास्त्री प्राची मिश्रा और एंड्रयू टिल्टन ने 17 मई को एक नोट में लिखा है कि इन अनुमानों का मतलब ये है कि वित्त वर्ष 2021 में रियल जीडीपी में 5% की गिरावट दर्ज की जाएगी, जैसा अब तक भारत में किसी भी मंदी में नहीं देखा गया होगा। गोल्डमैन शेयर्स के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में विभिन्न सेक्टर्स में कई संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की गई है। इन सुधारों का असर मध्यम अवधि में दिखेगा और इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में इसका तत्काल असर होगा। एक और रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के चलते देश में 13.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है, जबकि 12 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में आ सकते हैं। महामारी का असर लोगों की आय, खर्च और बचत पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को देश से अपने मन की बात करेंगे। अपने रेडियो कार्यक्रम में चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि 31 मई को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए मैं आपके सुझावों का इंतजार करूंगा। कोरोना वायरस महासंकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार मन की बात होगी। इससे पहले पीएम मोदी मार्च अप्रैल के महीने के आखिर में भी देशवासियों से बात कर चुके हैं और अब ये देखना होगा कि इस बार किस तरह की मन की बात वो करते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको सीबीएसई परीक्षाओं की ओर। लॉकडाउन की वजह से टाली गई सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के बचे विषयों की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है। बोर्ड पहले ही बता चुका है कि अब बाकी बचे सभी 83 विषयों की नहीं बल्कि सिर्फ 29 विषयों की ही परीक्षा होगी। सीबीएसई की 10वीं की 6 विषयों की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए होंगी। बाकी सभी राज्यों में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं देश भर में आयोजित की जाएंगी। कोरोना के कारण देश में बने हालात के मद्देनजर सीबीएसई ने 83 विषयों की परीक्षाएं रोक दी थी। अब उन्हीं 29 विषयों की परीक्षाएं होंगी जो अगली क्लास में
जाने के लिए जरूरी हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान छात्रों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर और अपना सैनिटाइजर खुद लेकर आना होगा। परिजन सुनिश्चित करेंगे कि उनका बच्चा बीमार न हो। अभ्यर्थियों को शारीरिक दूरी के नियमों का भी पालन करना होगा। तो कहते हैं कि मुश्किलें अकेले नहीं आती। वाकई कोरोना के बाद एक और बड़ी मुश्किल हमारे सामने है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अम्फान ने अब खतरनाक रूप ले लिया है। तूफान के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हर परिस्थिति से निपटने को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इस शक्तिशाली तूफान के 20 मई को शाम में पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि चक्रवाती तूफान अम्फान अगले कुछ दिनों में बेहद खतरनाक होने जा रहा है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी है। इस शक्तिशाली तूफान के 20 मई को शाम में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश से टकराने की उम्मीद है। चक्रवात अम्फान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाके से उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ेगा। इसके बाद ये दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य में कुछ देर रहेगा। फिर 20 मई की शाम को ये चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा, ओडिशा और बांग्लादेश से टकराएगा। अभी अब में जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, जो अभी आपका केंद्रीय बंगोपसागर के अंदर है और ये पारादीप से 790 किलोमीटर 790 किलोमीटर अराउंड साउथ में है और अभी लास्ट जो 6 आवर्स में 12 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है और ये उत्तर पूर्व दिशा में मूव कर रहा है अभी। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख को आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में ये लैंड को आपका जो है बांग्लादेश का हटिया आइलैंड एंड आपका जो है वेस्ट बंगाल का दीघा उस एरिया से क्रॉस करेगा। बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने दोनों राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, हावड़ा और हुगली में भी अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी ओडिशा के तट पर चक्रवाती तूफान अम्फान का ज्यादा असर होगा क्योंकि इस तट पर भी तूफान टकराएगा। इस दौरान 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जो 130 किलोमीटर की रफ्तार को भी छू सकता है, जिसकी वजह से बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज जिले प्रभावित हो सकते हैं। चक्रवाती तूफान को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें भी तैयारियां मुकम्मल कर रही हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 17 टीमों को तैनात किया है। ये टीमें तटीय इलाकों और झुग्गी बस्तियों में जागरूकता अभियान चला रही हैं। राहत अभियान चलाने के साथ लोगों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन तालिबान ने कहा था कि भारत 40 साल से अफगानिस्तान में नकारात्मक भूमिका निभाता आया है। अब अफगान सरकार ने इसका जवाब दिया है। अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि भारत वो देश है जिसने हमें सबसे ज्यादा दान दिया है और सबसे ज्यादा मदद की है। दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करते हैं और ये संबंध अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तालिबान के आरोप खारिज कर दिए हैं। ग्रान हवज ने कहा कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के विकास में सहयोग किया है और हमें उम्मीद है कि वो शांति प्रक्रिया में भी योगदान देगा। भारत अफगानिस्तान में विकास और पुनर्निर्माण में भी योगदान दे रहा है। हम आशा करते हैं कि भारत और अन्य पड़ोसी देश अफगानिस्तान में शांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बीच खबर ये है कि अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिए अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद लगातार भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। वो अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कोशिशों के तहत भारत यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने भारत से इस मामले में सहयोग मांगा था। इस बीच WHO की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नोवेल कोरोना वायरस को लेकर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी दुनिया के कई देश संदेह भरी नजरों से देखने लगे हैं। दरअसल महामारी से जुड़े आंकड़ों और जानकारियों को लेकर WHO द्वारा दी जा रही
जानकारी के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन की ओर से स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। 2 दिवसीय 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में पेश मसौदे के जरिए प्रस्ताव दिया गया है कि WHO महामारी को लेकर सही जानकारी दे रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाए। बैठक के लिए प्रस्तावित मसौदे के अनुसार भारत सहित 62 देशों ने ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त प्रयास का समर्थन किया है, जो कोविड-19 महामारी की WHO की प्रतिक्रिया की स्वतंत्र जांच का आह्वान करता है। WHO पर आरोप है कि चीन के दबाव में उसने कोरोना को लेकर गलत और भ्रामक जानकारियां लोगों को दी। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है, लेकिन यह महामारी आखिर कैसे और किस तरह से इंसानों तक फैली, इसे लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वायरस के रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए और अब तक इस संकट की घड़ी में उसकी क्या भूमिका रही, दुनिया के कई देश इस पर सवाल उठा रहे हैं। करीब 62 देशों ने इन सवालों के जवाब की मांग की है। अब भारत ने भी आधिकारिक तौर पर इन देशों को अपना समर्थन दिया है। भारत ने यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की ओर से जांच की मांग रखने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया है। WHO की सालाना बैठक के लिए ये मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की गई है। भारत महामारी की शुरुआत के बाद से ही पहली बार आधिकारिक तौर पर एक पक्ष के साथ खड़ा हुआ है। वैसे भारत के इस जांच के समर्थन में खड़े होने का संकेत उस वक्त मिला था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में हुए G20 सम्मेलन में WHO में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने जैसी जरूरतों पर जोर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन और WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा के लिए तैयार किए गए मसौदे को बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, न्यूजीलैंड और सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया है, लेकिन इसमें चीन या वुहान शहर का जिक्र नहीं किया गया है। चीन पर शुरू से ही आरोप लगते रहते हैं कि उसने संक्रमण के शुरुआती दिनों की जानकारी सभी देशों से छिपा कर रखी। इन देशों का कहना है कि अगर चीन ने पहले ही कोरोना महामारी के बारे में सचेत कर दिया होता तो शायद इतनी परेशानी न होती। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया को कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के मसौदे को भारत का समर्थन मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 194 सदस्यीय देशों वाले WHO का चेयरमैन बनने के बाद भारत के पास अहम निर्णय लेने की ताकत होगी। सूत्रों के अनुसार WHO के नियमों, फैसलों में भारत को निर्णय लेने का अधिकार होगा। WHO के डायरेक्टर जनरल को किसी प्रकार के फैसले के लिए चेयरमैन की सहमति लेनी होती है। भारत का EU के इस प्रस्ताव को समर्थन देना पूरी तरह से जायज है। इसीलिए कोरोना वायरस भारत और चीन के बीच का कोई द्विपक्षीय मसला नहीं है और ये चीन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच की बात है। पूरी दुनिया को भविष्य में ऐसी महामारी से अपना बचाव करने का अधिकार है। दुनिया को ये हक है कि वो जाने कि ऐसा खतरनाक वायरस आखिर अस्तित्व में आया कैसे और इंसानों में कैसे फैल गया। WHO और चीन को लेकर कई देश अपना नाराजगी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। चीन अब तक इससे इनकार ही करता आया है और कोरोना महामारी फैलाने में उसका कोई हाथ है, चीन ने ये बात कभी नहीं मानी, लेकिन उसने WHO को मदद जरूर की है। उधर कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अब चीन पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। पोम्पियो का कहना है कि चीन ने अपने लोगों को जानबूझकर देश से बाहर जाने दिया, जबकि उसे पता था कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन फैल सकता है। एक इंटरव्यू में जब पोम्पियो से पूछा गया कि क्या अमेरिका चीन से अपने रिश्ते तोड़ लेगा, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला तो राष्ट्रपति करेंगे और जो वो कहेंगे वही अंतिम होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन चाहता तो कोरोना पूरी दुनिया में इतना नहीं फैलता। इस मामले में चीन को क्या और किस तरह की सजा दी जानी चाहिए, इस रणनीति का फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। पोम्पियो ने बताया कि चीन की लीपापोती की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा और भी गहरा गया है। पोम्पियो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि चीन ने अपने लोगों को जानबूझकर देश से बाहर जाने दिया, जबकि उसे पता था कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। इस तरह से फैसले सोच समझकर लिए जाते हैं जो दुनिया के लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा करें। जब कोरोना वायरस आ गया था तो चीन के लोग दुनिया में क्यों घूम रहे थे? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इसका जवाब पता होगा, क्योंकि वो ही जानते थे कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हमने सबसे पहले चीन से फ्लाइट रोकी, लेकिन तब तक यूरोप में ये वायरस फैल गया था।
माइक पोम्पियो का ये बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अभी कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। अगर स्थिति बिगड़ती रही तो अमेरिका चीन के साथ अपने सभी संबंधों को तोड़ लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। 18 मई का दिन बेहद ऐतिहासिक। 18 मई का दिन एक ऐसी अहम घटना के साथ इतिहास में दर्ज है जिसने भारत को दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा कर दिया था। भारत ने आज ही के दिन राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। ये पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी और देश ने परमाणु परीक्षण करने का साहस किया था। उधर दुनिया भर में हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम आईकॉम ने साल 1977 में इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद से हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया के संग्रहालय अपने अपने देशों के अंदर इसका आयोजन करते हैं। संग्रहालय के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन कई जगह कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लॉकडाउन 4 के दौरान भी कई दिशा निर्देश हैं जो आपको पालन करने होंगे और हालांकि छूट तो मिली है लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है ये समझते हुए आप बाहर निकलें। और इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि आर्थिक मंदी आने वाली है, दबाव बढ़ने वाला है, मानसिक तनाव भी बढ़ने वाला है, लेकिन इन सब से आप निपटने के लिए तैयार रहिए, खुद को तैयार कीजिए। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें इस कामना के साथ। चलिए आपको एक खूबसूरत रीमा लागू की यादों के साथ भी छोड़ जाते हैं। आप जुड़े रहिए हमसे और हमारे इस चैनल से। देखते रहिए तमाम खबरों को। नमस्कार।